Hey guys, myself Rajiv Chaudhary, and I'm going to start with the subject of GIGL. And today it's first class and it's video recording. And यहाँ पे बेटा हम लोग आपको फैसिलिटी दे रहे हैं रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा बेटा। लेकिन आई जस्ट मेक अ कमिटमेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि रिकॉर्डिंग आपको पूरा मिलेगा बेटा, और अलॉन्ग विद द रिकॉर्डिंग यू विल डेफिनेटली गो थ्रू द लाइव पार्ट। अब लाइव में हम लोग क्लासेस भी अगेन नंबर ऑफ चैप्टर्स भी डिस्कस करने वाले हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा अलग अलग डाउट्स के रिगार्डिंग हम लोग प्रोविजंस लेंगे आपके, प्लस अगेन रिवीजन एलिमेंट होगा तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टेस्ट एंड इट्स इवैल्यूएशन। तो टाइम टू टाइम टेस्ट विल बी देयर, रेगुलर टेस्ट विल बी कंडक्टेड, एंड उसके हम लोग नो डाउट जितने भी आपके डाउट्स हैं उसकी इवैल्यूएशन जो होंगे बेटा वो हम लोग क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड उसके लिए फैसिलिटी जो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है बेटा, इट्स लाइव क्लास, तो वो हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे उसके रिगार्डिंग। बट आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जो सब्जेक्ट में स्टार्ट करने वाला हूं, दिस इज अगेन एक्सक्लूसिवली फॉर सीएस, क्योंकि जेआईजीएल का सब्जेक्ट है बेटा, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ये सीएस एग्जीक्यूटिव में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सीएस एग्जीक्यूटिव, तो सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस एग्जीक्यूटिव में बेटा ये मॉड 1 में रखा गया। तो मॉड्यूल 1 में कंपनीज एक्ट, और जो दूसरा हमारे लिए लॉ का पेपर है वो है बेटा जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड यू कैन से द जनरल लॉ। तो जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हो, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एलिमेंट ऑफ लॉ यहां पे डिस्कस करेंगे, एंड देन हाउ वी कैन इंटरप्रेट द डिफरेंट डिफरेंट लॉज, अगेन विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड हियर वी हैव सर्टेन प्रोविजन विच इज इन रिलेशन टू द जनरल लॉ। तो ये सारी चीजें, ये सारे एलिमेंट हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले बेटा वन बाय वन। तो हमारे लिए ये जो पेपर है बेटा मॉड्यूल 1 में, ये 100 मार्क्स का पेपर रखा गया, एंड साथ ही साथ ये जो पेपर है बेटा ये सब्जेक्टिव है। तो ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, एंड एज वी नो दैट सब्जेक्टिव पेपर में किसी भी नेचर का कोई नेगेटिव मार्किंग की हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले। तो जो भी कुछ होगा यहाँ पे एज इट इज आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव मैनर में लिखना है विदाउट एनी यू कैन से द नेगेटिव मार्किंग। अब आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना कि पेपर में जब आप अपीयर होते हैं, जब प्रेजेंट होते हैं बेटा, एट दैट टाइम आपके कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे से आपको स्ट्रांग होना चाहिए, लैंग्वेज पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि लीगल लॉ का पेपर है। देन ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपको जो लॉ की लैंग्वेज है उसको लिखना है। तो वो कैसे आपकी प्रेजेंटेशन होगी, किस वे में होगा बेटा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज ये कुछ बातें जो आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि रीजन बीइंग एज वी नो दैट आगे जो नंबर ऑफ क्लासेस होंगे बेटा हम उस पे टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सीएस ईईटी जिन बच्चों ने भी क्लियर किया है बेटा, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं उन सभी बच्चों के लिए जो जून और दिसंबर 2021 में एग्जाम देने वाले बेटा। तो दिस इज फॉर जून 2021 एज वेल एज द दिसंबर 21, बोथ ओवर देयर। तो दोनों के लिए समहाउ कहने के यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट जो वीडियो लेक्चर है बेटा और जो लाइव क्लासेस है वो दोनों के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सर जो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे कैरी ऑन कर रहे हैं, सीएसईटी के बाद जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे बेटा तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो डेफिनेटली बहुत हाई हो चुका है। और अब हम लोग आपसे इन डेप्थ की कहीं ना कहीं एक जो रेलेवेंसी, एक रिक्वायरमेंट है इन डेप्थ स्टडी का, वही हम लोग डिमांड करते हैं। एंड वही आईसीएसई चाहता है कि आप जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, वो थोरली होना चाहिए, इन डेप्थ होना चाहिए, सो दैट कि यू विल बिकम द वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल ओवर देयर। किसी भी लेवल पे, कहीं पे भी, कोई भी, किसी भी मैनर में कोई आपके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। और वो तब होता है बेटा जब आप किसी भी चीज को थोरली इन डेप्थ आप कहने के स्टडी करते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो आपके लिए वो कहने के फ्यूचर में उसका एडवांटेज मिलेगा। बट मिलेगा जरूर, बट उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं टॉपिक पे आता हूं, सीधा प्रोविजंस पे आते हैं हम लोग, चैप्टर्स पे आते हैं हम लोग, इस सब्जेक्ट पे आते हैं, ये सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि पहले हम लोगों को इन सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम लोगों को करना है, हम उसकी बात करते हैं बेटा। अब यहां पे किसी भी नेचर का कोई स्पेसिफिक बाइफिकेशन नहीं है,
जब हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, सेटिंग अप की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे आपको इस तरीके से बाइफिकेशन दिखेगा कि सर इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स है, इसमें इतने मार्क्स आने वाले, इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स है, इसमें इतने मार्क्स आने वाले हैं, इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स है, उससे इतना वेटेज रहेगा। ऐसा कोई यहाँ पे सिनारियो नहीं रखा गया बेटा। हियर वी हैव नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड किस चैप्टर में से कितना आपका वेटेज आएगा वो एक हम लोग प्रिजम्पशन लगाएंगे, वो प्रिजम्पशन हो सकता है बस। और दूसरा पॉइंट, यहां पे जो पेपर होगा बेटा वो डायरेक्ट पेपर कॉन्सेंट्रेट किया गया, डायरेक्ट पेपर ज्यादा आता है एज कंपेयर टू द इनडायरेक्ट पेपर। लेकिन हम लोगों को प्रिपेयर दोनों के लिए रहना है। तो चांसेस डायरेक्ट के ज्यादा, तो डायरेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो ऐसी चीजें समहाउ कहीं ना कहीं किस में रखा जाता है बेटा, डायरेक्ट बेस में। अब हम लोग यदि बात करें सेकंड इनडायरेक्ट एलिमेंट में, तो इनडायरेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या होता है, सिचुएशन बेस्ड। उसके बाद कुछ केस स्टडी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो इट्स अ डिफरेंट पार्ट। एंड जब वो आएगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें कैरी ऑन करेंगे। तो हम लोगों को प्रोविजंस भी याद रखने हैं, सेक्शंस रिटेन हो गया, सो दैट्स रियली वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको टॉपिक, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें याद रखने बेटा। एंड जहां पे केस स्टडी आएगा तो विल डेफिनेटली वर्क आउट ऑन द केस स्टडी। बट अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे डिटेल, जो जेआईजीएल में हम लोगों को अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो पहले वो क्या क्या चैप्टर्स हैं, और ओवरऑल यदि हम लोग वेटेज की बात करें तो वो कितना हो सकता है। तो चैप्टर कोई भी स्किप नहीं करना है, बट स्टिल जो अपने आप में हमारे लिए सबसे ज्यादा जिसका वेटेज होगा, तो पहले हम लोग उसको कोशिश करेंगे करने की। और ये फिर जो टेक्निकल एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होगा, रिलेटेड होगा, तो पहले हम लोग उसको कैरी ऑन करेंगे। बट चैप्टर हम लोगों को सारे करने हैं, आगे पीछे होगा, इट्स अ डिफरेंट पार्ट। सो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो हियर वी हैव JIGL, जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, ये सब्जेक्ट है बेटा। एंड ये जो सब्जेक्ट अभी मैंने बताया, ये 100 मार्क्स में रखा गया। एंड इसमें हम लोग नंबर ऑफ चैप्टर्स में सबसे फर्स्ट यहां पे जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, इट्स अ सोर्स ऑफ लॉ। पहला जो टॉपिक है उसमें हम लोग सोर्स ऑफ लॉ, मतलब फर्स्ट जो चैप्टर रखा गया है वो आपका सोर्स ऑफ लॉ। लॉ किस तरीके से, किस मैनर में कैसे बनाया गया, किस तरीके से, क्या वो कॉन्सेप्ट, कैसे वो ओरिजिन हुआ लॉ का। तो ये सारी बातें इसके रिगार्डिंग ब्रीफली सारी एक एक चीजों के बारे में, along with the number of opinion of a different author, तो विल डिस्कस ओवर देयर। एंड इट्स अ सोर्स ऑफ लॉ। एंड यू कैन सी ये कोई एक्ट नहीं है, यहां पे हम किसी एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे बेसिकली अलग अलग पर्संस के ओपिनियन की बात करते हैं, और यहां पे हम लोग ओरिजिन की बात करते हैं कि सर एक्चुअली लॉ किस तरीके से जनरेट हुआ, किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ, और कैसे वो सारी चीजें आगे हम लोग आज डे टू डे लाइफ में कैरी ऑन करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक एक चीज का बेटा किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका ओरिजिन हुआ है। तो लॉ का भी इसी तरीके से ओरिजिन का एलिमेंट क्या था, तो उसके रिगार्डिंग यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। सेकेंड, आप सब ने बेटा सीएसईटी में पढ़ा हुआ है। एंड सीएसईटी के साथ साथ ही नहीं बात करूं, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये दिस इज ऑल्सो फॉर सीएस फाउंडेशन, जिन लोगों ने अभी क्लियर किया है एंड जिन लोगों ने एग्जाम दिए है, जो आगे जाके जून या दिसंबर में एग्जाम देने वाले बेटा, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो उनके लिए भी यही वीडियो रहेगा, और इसके बेसिस पे आप एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको सारी डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। सारी डिटेल आपको संभव करने की हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोवाइड की जाएंगे बेटा। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, कैसे, किस में कहां पे कैसे आपको क्लासेस लेना है, कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएंगी, कैसे उसका लिंक आएगा, और कैसे आपको देखना है। सो वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा बेटा। तो दूसरा जो पार्ट है बेटा, इट्स बेसिकली इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सीएसईटी में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा है। यदि सीएसईटी की मैं बात करूं, तो सीएसईटी में डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन का एलिमेंट है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स पार्ट ऑफ द लीगल एप्टीट्यूड इन सीएसईटी। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे भी डिटेल नहीं था और यहां पे भी डिटेल नहीं है, बट कंपेरेटिवली हम यदि वहां से कंपेयर करें, तो डेफिनेटली उससे टॉपिक ज्यादा यहां पे होने वाला है। एंड उससे आपको नो डाउट यहां पे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा। एंड थर्ड जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक की बात करते हैं, चैप्टर अगेन आगे पीछे हो सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। रजिस्ट्रेशन एक्ट।
रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड इट्स यू कैन से द 1908। तो अगेन हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोग चीजें पढ़ेंगे बेटा वो आप सबको पता है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें, नंबर ऑफ रिट्स की बात करेंगे, तो दीज आर द टर्म्स और ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहेगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट छोटा सा एक्ट है बट है बड़ा अपने आप में रेलेवेंट बेटा। अभी मैं वेटेज में बताऊंगा किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ सकता है, कितने मार्क्स का आ सकता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की यदि बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में हम लोग नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट के रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे एंड सर रजिस्ट्रेशन नहीं यदि करवाते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा और सर्टेन अदर रेलेवेंट प्रोविजन रिगार्डिंग दी रजिस्ट्रेशन। तो वहां पे किसके लिए मैंडेटरी होगा रजिस्ट्रेशन, ऑप्शनल किसके लिए रहेगा, और रजिस्ट्रेशन यदि नहीं करवाते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों को फेस करना है। तो उसी से रिलेटेड एक कॉमन लॉ रखा गया बेटा एंड दैट इज बेसिकली रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसमें हम लोग वो डे टू डे लाइफ में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जितने भी एग्रीमेंट करते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन की रेलेवेंसी है या फिर नहीं, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले बेटा। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे, इट्स आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट, इट्स 1996 एंड दिस इज यूनिक एक्ट। एक रेलेवेंट पार्ट एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, हर एक कंपनी में, हर एक पार्टनरशिप में जहां पे भी जाए बेटा, तो एक कॉन्सेप्ट, एक क्लॉज, एक आर्बिट्रेशन का होता है। लेकिन अब आर्बिट्रेशन का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं क्योंकि डिटेल अभी हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो अभी कोई ये नहीं सोच के बैठे कि सर इसमें तो आप लोग, आप यहाँ पे चैप्टर के बारे में बता रहे हो तो ये हमारे लिए क्या रेलेवेंट है, फिर तो वन बाय वन चैप्टर तो पढ़ना ही है। नहीं बेटा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन। क्योंकि जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में पढ़ोगे तो आपको वहां पे ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि सर ऐसा क्यों है एंड क्यों चैप्टर का नाम भी एंड उसके रिगार्डिंग समझना इंपॉर्टेंट है। दो लोगों के बीच में कभी भी कोई भी डिस्प्यूट हो जाए बेटा, तो हम यदि उस डिस्प्यूट की बात करें तो अल्टीमेटली उस यदि डिस्प्यूट को सेटल करना है तो उसको सेटल करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं आपका कोर्ट। बट एज वी नो दैट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, time consuming process, and along with the time process because the time consuming process it's also expensive। तो दोनों चीजें हमारे लिए है बेटा, कि दोनों ही चीजें हमारे लिए रेलेवेंट है, कि टाइम कंज्यूम तो होता ही होता है, उसके साथ साथ वो एक्सपेंस भी बियर करना पड़ता है। तो अभी हमें इस एक्ट में क्या समझना है कि सर क्या ऐसा हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव है जिसके बेसिस पे हम लोग कुछ स्पेसिफिक मैटर क्या कर सकते हैं, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं हो एंड इवन आउट ऑफ कोर्ट ही वो सेटलमेंट हो जाए, आउट ऑफ कोर्ट ही वो सेटलमेंट हो जाए। क्या सर ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है? आंसर इज यस, क्योंकि उसी के रिगार्डिंग यहां पे हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले बेटा, एंड विच इज नन अदर देन आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996। एंड आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट की मैं बात यहां पे करूं तो बेसिकली इसको बोलते हैं दैट सेटलमेंट ऑफ केस और डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट एंड इंटरफेरेंस, इंटरवेंशन ऑफ अगेन थर्ड पार्टी। तो किसी और के इंटरवेंशन से, किसी और के इंटरफेरेंस से हम लोग वो सेटलमेंट की बात करते हैं एंड दैट्स व्हाई कोर्ट जाने की बात, लीगल वो जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं उसको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिस इज अगेन एडवांटेज फॉर ऑल ऑफ अस। इसके बाद नेक्स्ट में एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक अगेन पढ़ेंगे, इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये एक्ट नहीं है बेटा, ये हमें ये बताने वाला है कि लॉ को पढ़ना कैसे है, लॉ कैसे पढ़ा जाता है, लॉ हम लोग किस तरीके से आगे एनालाइज करेंगे, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होने वाला है। सो डोंट यू थिंक जितने भी चैप्टर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं उससे पहले हमें सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ही पढ़ना जरूरी है एंड हमें पता होना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट किस तरीके से, किस मैनर में हम लोगों को यह बताएगा कि सर कोई भी लॉ आप कैसे एनालाइज करोगे, कैसे उस पर्टिकुलर लॉ की इंटरप्रिटेशन आप करने वाले हैं। तो विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड विच इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑल्दो वो कोई एक्ट नहीं है, लेकिन सभी एक्ट को पढ़ने के लिए किस तरीके से आपको नंबर ऑफ रूल्स, नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस आपको किस तरीके से आपको हेल्प करता है, तो वो सारी चीजें इस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में रखा गया बेटा। क्योंकि इसका मतलब ही क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ लॉ, हाउ टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ मेकर बिहाइंड सच लॉ एंड हाउ टू अचीव द पर्टिकुलर, यू कैन से द ऑब्जेक्टिव।
तो वो किस तरीके से, किस मैनर में कैसे अचीव किया जाता है, एंड कैसे लॉ मेकर अपने ऑब्जेक्टिव को एक पर्टिकुलर लॉ में कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड जो पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस भी करेंगे बेटा, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ही होने वाला है। सो रीजन बीइंग, इट्स अगेन यू नो वेरी वेल, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे लिए बेसिक है। अच्छा, अब ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो सीए में होते हैं बेटा, वो भी पढ़ते हैं, जो सीए कर रहे होते हैं वो भी पढ़ते हैं। एंड सीएस आपके सीए इंटर का ही पार्ट है, तो इसका मतलब है इस चैप्टर के लिए अगेन वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं बेटा जितनी मेहनत आप लोग करने वाले। तो अगेन उतनी मेहनत आप लोगों को जितना करना है वो भी इतनी मेहनत करते हैं। तो इसका मतलब ये आपके लिए कंपटीशन वहां पे हो गया कि सर ये पर्टिकुलर हम लोगों को टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आगे जितने भी आप लॉस पढ़ेंगे, मे बी दैट कैन बी 30, दैट कैन बी 40, दैट कैन बी 50, दैट कैन बी इवन 70, एनीथिंग कैन बी देयर लाइफ टाइम। तो वो सारी चीजें आपको यहां से समझ में आएगा कि कैसे उस लॉ को समझना है, कैसे उस लॉ को पढ़ना है, उसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन क्या होने वाली है, वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट, हियर वी हैव नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद तो ओवरऑल अभी नंबर ऑफ चैप्टर्स यहां पे 4 हो गए। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा, सीपीसी, देन वी हैव सीआरपीसी, देन वी हैव आईपीसी। तो इसका मतलब क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन पीनल कोड। तो ये तीनों ही टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है बेटा। तो जब हम लोग बात करते हैं द डिस्प्यूट विच इज ऑफ सिविल नेचर, so in order to make the settlement, so how we can do the same thing? So that's why what we have to do, we need to go through the provision of CPC. तो सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड उसके रिगार्डिंग एक टर्म, एक टॉपिक की बात करेंगे, एक एक्ट की बात करेंगे जो लॉ मेकर ने बनाया बेटा, एंड उसका नाम क्या रखा गया? इट्स सिविल प्रोसीजर कोड। देखो, दो तरीके के लॉ की बात करते हैं, एक होता है सब्सटेंसिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। जब आप सब्सटेंसिव लॉ की बात करते हैं बेटा, तो सब्सटेंसिव लॉ टॉक्स अबाउट दी liability, talks about the penalty, talks about the rights, ये सब्सटेंसिव लॉ में आता है बेटा। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस, दीज आर द पार्ट ऑफ द सब्सटेंसिव लॉ। लेकिन जब आप बात करते हैं सर कैसे उस पर्टिकुलर लायबिलिटी को इंपोज किया जाए, कैसे वो पेनल्टी किसी पार्टी पे इंपोज किया जाए, एंड हाउ वी कैन गेट द पर्टिकुलर बेनिफिट एंड हाउ वी कैन अवेल द राइट, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू फॉलो द प्रोसीजर, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, जो हमें उस राइट को क्लेम करने के लिए, वो लायबिलिटी इंपोज करने के लिए, वो पेनल्टी इंपोज करने के लिए, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने के लिए स्पेसिफिकली सब्सटेंसिव लॉ की बात करते हैं। लेकिन जब आप उसको क्लेम करने की बात करोगे तो प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं, एंड जिसमें यहां पे क्या रखा गया है? सीपीसी रखा गया बेटा। ऐसे ही कोई चीटिंग हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, एनीथिंग कैन बी देयर, तो अब उसके लिए, वो चीटिंग के लिए इतनी पेनल्टी है, फ्रॉड के लिए इतनी पेनल्टी दी गई है, लेकिन अल्टीमेटली पेनल्टी इंपोज कैसे होगा, वो पेनल्टी कैसे इंपोज किया जाएगा? तो उस पेनल्टी के लिए, उस लायबिलिटी के लिए अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू फॉलो द प्रोसीजर, सो दैट्स व्हाई वी हैव सीआरपीसी। तो इसका मतलब है सीआरपीसी की बात करें तो ऑल्दो सीपी एंड सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ तो है, बट सम ऑफ द पार्ट कैन बी देयर जो सब्सटेंसिव से रिलेटेड भी होने वाले। तो वो आपको अगेन चैप्टर में आपको पता चल जाएगा सर कहां पे किस तरीके से पार्ट सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल दोनों का रखा गया। इंडियन पीनल कोड एंटायर सब्सटेंसिव लॉ, क्योंकि इंडियन पीनल कोड टॉक्स अबाउट द क्राइम, क्राइम क्या होता है, कितने कैटेगरी के क्राइम होते हैं, और हर एक एक पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ क्राइम के लिए क्या सजा होनी चाहिए, एंड किस अथॉरिटी के पास, किस कोर्ट के पास कितना पनिशमेंट देने का राइट होगा, पावर होगा। क्योंकि वी हैव, यू कैन से द लोअर कोर्ट, देन वी हैव नेक्स्ट लेवल कोर्ट, देन वी हैव नेक्स्ट लेवल कोर्ट। तो ये कोर्ट की हायरार्की है जो हम लोग सीपीसी, सीआरपीसी एंड आईपीसी जब मैं पढ़ाऊंगा बेटा, तो हायरार्की ऑफ द कोर्ट भी हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इज इट रेलेवेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ अस? यस। हाँ, लेकिन ये डिटेल हम लोग नहीं पढ़ेंगे यहां पे, क्योंकि सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी जितना सीएस प्रोफेशन में हमें उतना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं सीएस के लिए ही बना रहा हूं बेटा। लेकिन जब आप बात करते हैं एलएलबी की, तो वहां पे ये एलएलबी जब आप करते हो तो वहां पे डिटेल प्रोविजन होता है, डिटेल नॉर्म्स होते हैं, पूरा ये कंप्लीट पेपर होता है। तो इसका मतलब यहां पे कंप्लीट पेपर नहीं है, ये कंप्लीट पेपर का एक पार्ट है। तो जेआईजीएल एक कंप्लीट पेपर है 100 मार्क्स का, बट उसमें से एक पार्ट रखा गया है जिसमें हम लोग बात करते हैं किसकी? सीपीसी, सीआरपीसी एंड आईपीसी। आर में पॉइंट? तो ये था नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। इसके बाद लिमिटेशन
and you can see the Limitation Act, and then at the same time Evidence Act. So Limitation and Evidence Act, although again Limitation Act having a connectivity, Evidence Act again a connectivity of all these three acts. तो ये जो तीन एक्ट है सीपीसी, सीआरपीसी एंड आईपीसी, लिमिटेशन एक्ट अगेन उसकी कनेक्टिविटी में है बेटा, एविडेंस अगेन उसकी कनेक्टिविटी में है। तो इसका मतलब है ओवरऑल ये 5 चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब इस 5 चैप्टर में डोंट यू थिंक सर समहाउ कहने के वेटेज अपने आप में बहुत ज्यादा होने वाले। तो कितना वेटेज होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो इसका मतलब लिमिटेशन, अच्छा लिमिटेशन एक्ट टॉक्स अबाउट द व्हाट, here we have a term limitation. So don't you think certain specific restriction as imposed by the lawmaker, और वो रिस्ट्रिक्शन लॉ मेकर के थ्रू क्या इंपोज करने की बात करेंगे, वहां पे सूट फाइल करना हो, एप्लीकेशन फाइल करना हो, कोई पिटिशन फाइल करना है, कोई अपील करना है। डू यू रियली थिंक क्या हमारे पास पूरी लाइफ टाइम किसी भी सूट फाइल करने के लिए टाइम होना चाहिए? नो, क्योंकि द टाइम ऑफ द कोर्ट इट्स ऑलवेज प्रीसियस, एंड हम लोग कोर्ट के टाइम को वेस्ट, कोर्ट के टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते बेटा। तो जब कोर्ट के टाइम हमारे लिए प्रीसियस है, कोर्ट के लिए, जज के लिए प्रीसियस है, तो हम लोगों को हर एक एक पर्टिकुलर मैटर, हर एक एक डिस्प्यूट को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर कोर्ट लेके जाना पड़ेगा। एंड यदि उस टाइम पीरियड में हम कोर्ट लेके नहीं गए उस मैटर को बेटा, तो अगेन अब वो मैटर आपका कोर्ट नहीं जा सकता है, एंड उसको बोलते हैं बार्ड बाय लिमिटेशन। बार्ड बाय लिमिटेशन, सीएसईटी या फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा, टाइम बार्ड डेट, कि आपने किसी को लोन दी, उसके बाद लोन मेच्योर हो गया, देन आपके पास राइट है एक्शन लेने का, लोन रिकवर करने का, तो अगेन एक सडन टाइम पीरियड है बेटा। एंड मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वो 3 इयर्स का पीरियड आपको दे दिया गया, अब 3 इयर्स में एक्शन लेना था, बट 3 इयर्स में आपने यदि कोई एक्शन नहीं लिया, देन डेफिनेटली उसके बाद वो एंटरटेन नहीं होगा। हाउएवर एक्सेप्शन हर चीज का होता है, तो फिर वो एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, एक्सेप्शन भी आएगा सफिशिएंट कॉज से रिलेटेड। तो वो सारी चीजें हम लोग किस में डिस्कस करने वाले बेटा? लिमिटेशन एक्ट में। एंड नेक्स्ट आपका जो एक्ट है वो एविडेंस एक्ट है। सो यू नो वेरी वेल, हर एक एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, हर एक एक मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए वी नीड टू प्रेजेंट द नंबर ऑफ एविडेंस ओवर देयर। तो एविडेंस क्या होता है, कितने कैटेगरी के होते हैं, किस वे में उसको प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में बेटा। एंड दैट इज अगेन ऑल्सो वन ऑफ द यूनिक एक्ट, क्योंकि उसमें हम लोग वेरियस अलग अलग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ एविडेंस के रिगार्डिंग कई सारे नॉर्म्स, कई सारे टर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा। तो लिमिटेशन एंड एविडेंस बोथ हैविंग ए कनेक्टिविटी विद द सीपीसी, सीआरपीसी एंड आईपीसी, क्योंकि सूट फाइल करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है, पेनल्टी इंपोज करने की बात करते हैं, तो ड्यूरेशन कितना दिया गया है, किस पीरियड ऑफ टाइम में हम सूट फाइल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, तो वो ड्यूरेशन, वो टाइम की बात करेंगे। और जब सूट फाइल करते हैं देन एविडेंस की बात करेंगे, तो एविडेंस कैसे प्रेजेंट होगा, कितने कैटेगरी के होते हैं, एंड नंबर ऑफ एस्पेक्ट रिगार्डिंग द एविडेंस, वो सब कुछ हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले बेटा। तो ये आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ ऑफ टॉट और लॉ रिलेटिंग टू द टॉट, कॉपी पेस्ट एज मेड बाय द आईसीएसआई। सीएसईटी में लीगल एप्टीट्यूड में भी लॉ रिलेटिंग टू द टॉर्ट है बेटा, और अगेन सीएस एग्जीक्यूटिव में भी लॉ रिलेटिंग टू द टॉर्ट रखा गया है, बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट। एंड लॉ ऑफ टॉर्ट कोई लॉ नहीं है, कोई स्पेसिफिक लॉ की बात नहीं कर रहे, कोई एक्ट की बात नहीं कर रहे, कोई एक्ट यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नहीं बनाया गया, कोई पार्लियामेंट के थ्रू कोई एक्ट बनाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन खासकर यहां पे हम कुछ सर्टेन स्पेसिफिक नेचर के रॉन्गफुल एक्ट की बात करेंगे बेटा। एंड उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए क्या, किस तरीके से हम लोग पेनल्टी की बात करेंगे, क्या उसके लिए आप लायबल हो गए नहीं होगे, उसके रिगार्डिंग। तो वेदर अ पर्सन इज लायबल फॉर एनी पर्टिकुलर एक्ट और नॉट, एंड इफ दैट पर्सन इज लायबल फॉर एनी पर्टिकुलर रॉन्गफुल एक्ट, तो वी नीड टू चेक क्या वो टॉर्ट में कहीं ना कहीं लायबल होगा ही नहीं, और जिसको नुकसान हुआ क्या उसके पास कोई रेमेडी, कोई ऑल्टरनेटिव होगा नहीं होगा, और यदि ऑल्टरनेटिव है तो किस केस में होगा, कैसे होगा। एंड आई होप यदि याद हो सीएसईटी में आपने पढ़ा होगा डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम, ये एक पॉइंट आपने कहीं ना कहीं एक लेटिन टर्म इस तरीके से कोई ना कोई प्रिंसिपल आपने जरूर पढ़े होंगे बेटा। तो लेकिन टॉपिक एज इट इज जो सीएसईटी में वही यहां पे कॉपी पेस्ट है, तो सीएसईटी में कॉपी पेस्ट करके रखा गया है, सो डोंट यू थिंक वो कहीं ना कहीं हटा देना चाहिए था। तो ये तो सीएसईटी में कवर है तो यहां कवर मत करो, यहां कवर है तो वहां मत करो। डिफरेंस ये कि सीएसईटी में उसको
ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम लोग देख रहे थे बेटा, बट अभी वो सब्जेक्टिव होने वाला है, अभी वो सब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो अगेन इट्स इंटरेस्टिंग पार्ट, लॉ ऑफ टॉट हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले बेटा। नेक्स्ट, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, इट्स अ फंडामेंटल एलिमेंट कि सर अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग डिपार्टमेंट से टाइम टू टाइम यदि हमें किसी भी नेचर का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सेप्ट जहां पे प्रोहिबिट किया गया है, जहां पे अलाउ किया गया है, मतलब जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और अथॉरिटी को एग्जाम्प्ट किया गया है कि आपको किसी पब्लिक को इंफॉर्मेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको छोड़ के ऑलमोस्ट जितने भी पब्लिक डिपार्टमेंट होते हैं बेटा, वी हैव राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन, एंड राइट टू इंफॉर्मेशन इज नथिंग, वी जस्ट वांट टू नो कि एक्चुअली जो चीजें आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, जो चीजें आपने की है बेटा, क्या वो सही तरीके से कैरी ऑन किया गया फिर नहीं, तो इसको बोलते हैं राइट टू नो। तो इट्स राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन, एंड फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन, इट्स ऑलवेज यू कैन से द नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होते हैं, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गेट द ऑल सच इंफॉर्मेशन ओवर देयर, जहां पे भी जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उस इंफॉर्मेशन की आपको रेलेवेंसी है, रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे आप ये पर्टिकुलर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का एडवांटेज ले सकते हैं बेटा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, आईटी एक्ट, इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अभी ये सीएस फाउंडेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो अभी सीएस फाउंडेशन में, बट सीएस ईटी में नहीं है, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट। आईटी एक्ट अगेन हमारे लिए डिटेल नहीं है बेटा, एंड एज वी नो दैट जो आईटी एक्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ द साइबर लॉ, तो साइबर लॉ का एक वो स्पेसिफिक पार्ट है, तो हम लोगों को आईटी एक्ट जितना रखा गया इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि आज के टाइम में आप सबको पता है कि एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज, एन नंबर ऑफ सेगमेंट जो हम लोग ऑनलाइन कैरी ऑन करते हैं बेटा, चाहे वो आप शॉपिंग की बात करो, चाहे वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करें, चाहे वो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करें, चाहे वो हम लोग नंबर ऑफ टाइम अलग अलग लेवल पे हम लोग इंफॉर्मेशन अलग अलग अथॉरिटीज को देने की बात करें, तो हर चीज आपका इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। तो अब वो किस वे में उसको रेगुलेट करना है, कैसे उसको मॉनिटर करना है, सो दैट कोई फ्रॉड ना हो, किसी भी नेचर का कोई रॉन्गफुल एक्ट ना हो, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले बेटा। तो दिस इज अगेन यूनिक पार्ट जो यहाँ पे हम लोग रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट। स्टैंप ड्यूटी आपने नाम सुना होगा कि नंबर ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट पे हमें कुछ ना कुछ स्टैंप ड्यूटी पे करने पड़ते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे वी हैव टू पे द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ड्यूटी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवन टू द स्टेट, लेकिन हम यहाँ पे सेंट्रल की लॉ की बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे सेंट्रल से रिलेटेड ही टर्म पढ़ेंगे, तो इंडियन स्टैंप एक्ट की बात करेंगे बेटा। तो इंडियन स्टैंप एक्ट, दिस इज अगेन वन ऑफ द यूनिक एक्ट, बट कब, जब आप डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, सो यू नीड टू चेक क्या उस पर स्टैंप ड्यूटी पे करना है या नहीं करना है। If there is a requirement to pay the stamp duty, then you have to pay it. और स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो अभी लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब उसको हम लोग कोई प्रॉपर पीस ऑफ इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं मान के चलेंगे। सो दैट्स व्हाई स्टैंप ड्यूटी एलिमेंट विल बी देयर। अब स्टैंप ड्यूटी के लिए कलेक्शन की पावर किस पे है, इंपोज करने की पावर किस पे है, कैसे ये पावर हुआ, क्या यदि स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करते हैं तो क्या होगा, स्टैंप ड्यूटी यदि सर डिले हो गया पे करने में बट पे करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग इंडियन स्टैंप एक्ट में डिस्कस करने वाले बेटा। तो इंडियन स्टैंप एक्ट ओवर देयर एंड जिसमें वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देयर आफ्टर वी हैव जनरल क्लॉज एक्ट। दिस अगेन यहां पे यदि हम लोग जनरल क्लॉज एक्ट की बात करें, वैसे इसकी रेलेवेंसी कम है, बट डे टू डे लाइफ में आप यदि कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो बेटा एंड वहां पे यदि कोई स्पेसिफिक वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, तो सीधा हम लोग उसको रेफर कर सकते हैं जनरल क्लॉज एक्ट, क्योंकि इट्स ए जनरल क्लॉज एक्ट, सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ डेफिनेशन ओवर देयर कि जो आपको इस पर्टिकुलर एक्ट में अलग अलग वर्ड्स को डिफाइन किया गया। तो ये जनरल क्लॉज एक्ट एक्चुअली हमारे लिए क्या फायदा होगा, क्या एडवांटेज है इसका, इट्स अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के लिए हमें अलग अलग वर्ड्स की मीनिंग भी चाहिए बेटा, एंड वो अलग अलग वर्ड्स की यदि मीनिंग हम लोगों को यदि नहीं मिल रहा है किसमें, किसी भी पर्टिकुलर एक्ट में, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अगेन रेफर द जनरल क्लॉज एक्ट। तो एक कॉमन लॉ रखा गया है
जिसमें हर एक वर्ड जो अलग अलग एक्ट में आप देखते हैं बेटा, तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, और यदि वो वर्ड उस एक्ट में आपको डिफाइंड नहीं मिलता है तो फिर जनरल क्लॉज एक्ट की बात करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब जनरल क्लॉज एक्ट में और अदर एक्ट में दोनों में वर्ड है एंड दोनों में डिफाइंड है, तो सबसे पहले हम उस एक्ट को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि दैट एक्ट फॉर अ टाइम बीइंग विल बिकम स्पेशल, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर एक्ट। और यदि वो डिफाइंड नहीं है तो फिर जनरल क्लॉज एक्ट को हम लोग रेफर करेंगे। तो जनरल क्लॉज और अदर एक्ट अगेन दोनों को हम लोग वहां पे रिकंसाइल करके कहीं ना कहीं कंसिडर करके पढ़ते हैं, सो दैट हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो 100% अचीव हो बेटा। तो ये ओवरऑल आप देख सकते हैं नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन हियर 10 11 12 13 14 15। तो ओवरऑल ये सारे एक्ट हैं, ये वो एक्ट है बेटा जो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, वी हैव टू गो थ्रू, वी हैव टू गो थ्रू वन बाय वन ईच एंड एवरी टॉपिक ओवर देयर। तो हर एक एक चैप्टर को हम लोगों को यहां पे क्या करना है, वी नीड टू कंसिडर इट। तो ये वो टॉपिक है जिसको स्किप करना ही नहीं है, जिसको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। अब यदि मैं वेटेज की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अराउंड 10 मार्क्स एग्जाम में कम से कम इसका 10 मार्क्स का वेटेज है बेटा, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट स्किप। रजिस्ट्रेशन एक्ट इट्स अराउंड 5 to 7 मार्क्स, one question that can be a 4 or that can be a 5 over there. Arbitration Act, here we have Arbitration Act, approximately 5 to 8 marks Arbitration Act. तो आर्बिट्रेशन एक्ट से हम लोग इतने अमाउंट, इतने पर्टिकुलर मार्क्स की वेटेज की उम्मीद करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज 5 to 7 मार्क्स, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म है इंटरप्रिटेशन से आना ही आना, इंटरप्रिटेशन से आना ही आना। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो इंटरप्रिटेशन का पार्ट है, वो आएगा ही आएगा। सीपीसी, सीआरपीसी एंड आईपीसी, इन तीनों का वेटेज में एक साथ, क्योंकि तीनों इंटरकनेक्टेड है, तीनों का एक साथ वेटेज की मैं बात कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मार्क्स का बेटा। पेपर आपको 100 मार्क्स का ही करना है, बट जो पेपर होगा वो 120 मार्क्स का होता है, एंड यू विल गेट द चॉइस ऑफ 2 क्वेश्चन ओवर देयर। आपको 2 क्वेश्चन का चॉइस मिलता है, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, और 8 में से आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन टोटल 8 में से 6 नहीं होते हैं, बेसिकली आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे बेटा जिसके साथ वो ऑलरेडी ऑप्शन में आएगा। जैसे मान लो 2 दिया गया है, तो 2 के साथ लिखा होगा 2A, तो इसका मतलब वो रिस्ट्रिक्टिव, वो इंटरनली ही क्या रखा गया बेटा, चॉइस रखा गया। तो इसका मतलब 8 में से कोई 6 नहीं करना है। जिसमें ऑप्शन नहीं है वो तो आपको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, लेकिन जिसमें ऑप्शन रखा गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 2, तो 2 के साथ 2A डाल दिया जाएगा, तो अब आपको 2A क्या हो गया, एक चॉइस में आ गया। तो 2A और 2 में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ऐसे मान लो 6, क्वेश्चन नंबर 6 आया, देन 6 and 6 है, तो अगेन यू विल गेट द चॉइस। तो यहां पे इंटरनली किसी ना किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस तरीके से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा जहां पे आपको चॉइस दिखेगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको कैरी ऑन करना है। तो 20 से 25 मार्क्स में सीपीसी, सीआरपीसी एंड आईपीसी, तो यू जस्ट इमेजिन कि इसका कितना इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं इसका वेटेज है। लेकिन फिर भी मैं इंटरप्रिटेशन पहले मैं पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि जितने भी पार्ट हम लोग पढ़ने वाले बेटा, तो डेफिनेटली उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डू, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो वी कांट इग्नोर, तो पहले हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की बात करेंगे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिले करके पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी एट प्रेजेंट सीएसईटी में वो सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो मैं यहां पे प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो डेफिनेटली स्किप करोगे, भूलोगे, क्योंकि ऑल ऑफ यू हैविंग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो वो होगा ही होगा। तो अल्टीमेटली वापस से जब आपको पढ़ाया जाएगा कुछ टाइम के बाद, तो इजीली आप उसको रिकैप कर सकते हैं। तो पहले वो भूलने का टाइम देना जरूरी है, सो फिर अगेन वापस पढ़ के वो चीजें रिटेन होंगी बेटा। लिमिटेशन एंड एविडेंस, इन दोनों को मर्ज करके इट्स अराउंड यू कंसीडर 10 मार्क्स। 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन कैन बी देयर, एंड विच इज फ्रॉम यू कंसीडर लिमिटेशन एंड एविडेंस। तो अगेन इसका जो वेटेज है बेटा वो इतने अप्रोक्सीमेटली इतने मार्क्स का रखा गया। लॉ ऑफ टॉट, लॉ ऑफ टॉट की यदि बात की जाए तो ये 7 से लेकर 10 मार्क्स का हो सकता है बेटा। हाँ, मे बी कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, मे बी 5 की जगह पे 3 मार्क्स कैन बी देयर, 4 मार्क्स कैन बी देयर, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस की अलग अलग वेटेज है बेटा। हाँ, लेकिन हर क्वेश्चन 15 या 20 मार्क्स का होता है, बट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑलवेज हैविंग अ पार्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, तो इस तरीके से आपको
पार्ट दिखने वाला है बेटा, इस तरीके से आपको पार्ट दिखेगा। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देन आरटीआई 3 to 5 मार्क्स कैन बी देयर, 3 to 5 मार्क्स कैन बी देयर, आ भी सकता और नहीं भी। देन इंडियन स्टैंप एक्ट 5 to 7 मार्क्स कैन बी देयर, कोई एक पॉइंट पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हो सकता है वहां पे क्या किया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सो एंड सो, डिफरेंस कैन बी देयर, तो उसके बेसिस पे आपको कहने के क्वेश्चन दिखने के लिए मिलेगा। और जनरल क्लॉज एक्ट, इट्स अगेन 3 to 5 मार्क्स कैन बी देयर। किसी वर्ड की डेफिनेशन की बात करेंगे। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट याद रखना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जब आप पढ़ोगे तो जनरल क्लॉज एक्ट में भी कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन का नॉर्म्स ऑलरेडी दिया गया होगा। तो जब इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तो, और जब मैं आपका जीसीए पढ़ाऊंगा जनरल क्लॉज एक्ट, तो ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाएगा, बट वो कवर अप हो जाएगा। तो अलग से सेपरेटली उसको नहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। हाँ, लेकिन जब मैं जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ाऊंगा तो एट दैट टाइम मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि ये पार्ट हमने इंटरप्रिटेशन में ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगेन वापस से उसको गो थ्रू करने की, अननेसेसरी का उसमें टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सो विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड ये सारा अपने आप में अलग अलग एक्ट है बेटा, एक दो चैप्टर को यदि छोड़ दिया जाए, और हर एक एक चैप्टर अपने आप में एक नया एक सेपरेट एक्ट होने की वजह से हम डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं, उसको कट शॉर्ट में ही दिया है आईसीएसआई ने। क्यों? क्योंकि ये सब के सब बहुत वाइड है, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, आर्बिट्रेशन, ये सब के सब बहुत ही डिटेल है बेटा, बहुत ही वाइड है। तो हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक सेक्शन यहां पे दिया गया, कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स हमें दिया गया बेटा। लेकिन जितना रखा गया है, जो ओवरव्यू, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जितना भी है, जितने भी एलिमेंट्स रखे गए बेटा, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू कंप्लीट इट, वी नीड टू गो थ्रू इट प्रॉपरली। तो हम लोगों को उसको पूरा कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सो दैट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको इजीली कर सकते हैं बेटा। तो ये रही वो चैप्टर्स की बात जो हम लोगों को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ना है बेटा। तो मैं अभी यहां पे कोई स्पेसिफिक टॉपिक में स्टार्ट नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियर यहां पे बता दूं कि आज हमें सिर्फ ये पता करना है, क्योंकि रीजन बीइंग पहले सब्जेक्ट जो है बेटा उसमें क्या उसके कंटेंट्स हैं, क्या टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है, ये एक पिक्चर क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही आप क्या करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, एक प्लानिंग करोगे एंड उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले वो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, वो आपके प्लानिंग करने के लिए आपको पहले ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एंड तभी मैंने क्या बोला कि आप ये सोच के चलो सर ये तो आराम से बुक से पढ़ लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, ये तो कंटेंट सही, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी आपको फ्रेम करनी है कि पहले क्या चीजें कैसे करना है, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर उसी का होता है बेटा जो एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली, एक पर्टिकुलर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, एंड वही हमारे लिए रेलेवेंट है बेटा। तो हम उस पर वर्कआउट करेंगे एंड वन बाय वन, ये मेरी श्योरिटी है, हर चैप्टर आपको बहुत अच्छे से डिटेल समझ में आएगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग पूरे चैप्टर की बात करेंगे बेटा, एंड उसमें मैं यहाँ पे कैरी ऑन करूंगा। तो ये और जो कंपनीज एक्ट का पार्ट था वो डेफिनेटली इंट्रोडक्टरी मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ऐसे जितने भी लॉ के पेपर हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे एंड फिर हम लोग पूरा टॉपिक पे आएंगे बेटा, और हर एक एक चैप्टर को पहले उसके रेलेवेंसी, उसका ऑब्जेक्ट, उसका पर्पस हम लोग पढ़ेंगे एंड देन गो थ्रू द एंटायर टॉपिक ओवर देयर। सो फॉर अ टाइम बीइंग अभी के लिए थैंक यू सो मच बेटा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।